हेलो CAPF एस्पिरेंट्स। जो इस साल एग्जाम हुआ था CAPF AC 2022 का, उसका पेपर 2 का आर्गुमेंट के क्वेश्चंस के आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। पहला अनाउंसमेंट तो ये है कि मेरी राइटिंग सेक्शन का जो बैच है वो 5 जनवरी 2023 से शुरू हो रहा है, और जो भी इस बैच में एडमिशन लेगा उसको राइटिंग सेक्शन की बुक, जो लेटेस्ट एडिशन है 4th एडिशन, वो भी मिलेगी। वो फीस में इंक्लूडेड रहेगी। फीस 5750। ये 3 मंथ का कोर्स है। अगर आपको डिटेल्स जानना है इस राइटिंग सेक्शन बैच का तो आप CAPFrashmi.com वाले वेबसाइट में जाएंगे, आपको वहां से डिटेल्स मिल जाएगी। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप पे भी कर सकते हैं, एनरोल हो सकते हैं। दूसरा अनाउंसमेंट ये करना था स्टूडेंट्स कि मेरी बुक रिलीज हुई है। 5 बुक है, आपको इस साल मिलेगी, अगले साल भी जरूर मिलेगी। तो पहली बुक है चेकमेट राइटिंग सेक्शन की बुक। तो जो एडमिशन नहीं ले रहा है वो सिंपली चेकमेट राइटिंग सेक्शन की बुक ले सकता है। और अगर आप ऑनलाइन खरीदते हो तो उसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा रहेगी, ऑफलाइन खरीदते हो तो उसकी प्राइस थोड़ी कम रहेगी। और आरसी एंड प्रेसी राइटिंग की बुक है, एसे राइटिंग की बुक, वोकैबलरी की बुक और ग्रामर की बुक। तो ये जो बुक्स है, जो भी राइटिंग सेक्शन की बुक खरीद लेता है उसको आरसी प्रेसी राइटिंग या एसे की बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऑफलाइन खरीदना है तो आप CAPF अकेडमी से खरीद सकते हैं, जो कि दिल्ली में है, GTB नगर में, और 4 नंबर ये है। और अगर ऑनलाइन खरीदना है तो CAPFrashmi.com में जाकर आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। अब हम स्टूडेंट्स राइटिंग सेक्शन, जो CAPF AC 2022 एग्जाम में आर्गुमेंट का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस बार 2 आर्गुमेंट के क्वेश्चंस आए थे। पहला, वीडियो गेम शार्पन द माइंड, और दूसरा आया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम डिफेक्टिव। तो स्टूडेंट, ये जो सेकंड क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपने टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आर्गुमेंट में। और जिसके पास भी मेरी राइटिंग सेक्शन की बुक है 3rd एडिशन की, अभी जो रिलीज हुई है स्टूडेंट्स वो 4th एडिशन की बुक है। तो जिसके पास भी राइटिंग सेक्शन की बुक है 3rd एडिशन की, तो वो अगर आर्गुमेंट के चैप्टर में जाएंगे और आर्गुमेंट 33 देखेंगे, तो 33 में ये क्वेश्चन है, यूएन इज अ सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ मल्टीलैटरल कोऑपरेशन। तो जो क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, यूएन हैज बिकम रिडंडेंट, यानी अब यूएन यूजलेस हो गया है। ठीक है, तो ये नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा। मैंने ये सेम यूएन पे क्वेश्चन पूछा है मगर मैंने पॉजिटिव क्वेश्चन फ्रेम किया है। ओके, एनीवेज, तो आप अगर जिसके पास भी राइटिंग सेक्शन की 3rd एडिशन है, ये अगर बुक देखेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस बार जो 2022 एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे उसमें से 5 क्वेश्चंस राइटिंग सेक्शन की बुक में मौजूद थे। ओके, एनीवेज, तो चलिए हम बात करते हैं आर्गुमेंट की। तो पहला जो आर्गुमेंट है वो है, वीडियो गेम शार्पन्स द माइंड। ठीक है, तो अब हम आते हैं। सबसे पहले आर्गुमेंट को लिखते कैसे हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उस पर हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट का जो फॉर्मेट होता है उसमें सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आता है। और इंट्रोडक्शन उसको आप प्रॉपर लिखोगे, INTRODUC, इस तरह से। स्टूडेंट्स कहते हैं मैम इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है। अगर लिख दोगे तो नुकसान कुछ नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट अगर लिखोगे तो एक अच्छा सा कंप्लीट फॉर्मेट दिखता है। अगर आप फॉर और अगेंस्ट और कंक्लूजन लिखोगे तो जहां पे कंक्लूजन होता है तो ऑब्वियसली वहां पे इंट्रोडक्शन तो होगा ही होगा। आई मीन, अगर आप कंक्लूजन लिख रहे हो और इंट्रोडक्शन नहीं लिख रहे हो तो वो तो इनकम्प्लीट लगेगा। तो स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं मैम कंक्लूजन तो ठीक है मगर इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है। INTR बिल्कुल जरूरी है। अगर आप कंक्लूजन लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन क्यों नहीं लिखोगे? ठीक है, अच्छा, पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज है, आप इन इंट्रो को अच्छे से अंडरलाइन करो। फॉर लिखा है, फॉर को अंडरलाइन करो। अगेंस्ट लिखा है, अगेंस्ट को अंडरलाइन करो। इससे क्या होता है, एक डिसिप्लिन वाली फीलिंग आपके राइटिंग में आती है, और एग्जामिनर को भी लगता है कि ये
कैंडिडेट बहुत रिस्पॉन्सिबल है और केयरफुल है और बहुत नीट भी है। ओके, तो हाईलाइट करने के लिए सिंपली अंडरलाइन इंट्रोडक्शन, फॉर को अंडरलाइन करो, अगेंस्ट को अंडरलाइन करो और फिर कंक्लूजन को अंडरलाइन करो। फाइन। अब उसके बाद बात करते हैं हम कंटेंट पे। तो कंटेंट क्या लिखना चाहिए? अच्छा, एक और चीज मुझे आप लोगों को बतानी है। कोई कोई इस तरह से लिखता है, जैसे अगर आप क्वेश्चन पेपर देखते हो तो क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है राइट आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट द स्टेटमेंट, ऐसे लिखा रहता है राइट आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट। ठीक है, एंड लिखा है, यानी फॉर भी लिखना है, अगेंस्ट भी लिखना है। अगर और लिखा होता है या तो फॉर लिखो या तो अगेंस्ट लिखो, ठीक है, मगर एंड लिखा रहता है तो दोनों आपको लिखना है। तो जब फॉर एंड अगेंस्ट लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे फॉर और अगेंस्ट लिखे, हमारा टाइम नहीं किल होगा। मगर कुछ कैंडिडेट्स लिखते हैं, जैसे जो स्टेटमेंट आया है वो स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देते हैं, फॉर को हटा देते हैं, स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं वीडियो गेम्स शार्पन द माइंड बिकॉज, ऐसे करके लिखते हैं। आप सोचिए कितना आपका, कम से कम 3 सेकंड्स आपको वेस्ट होंगे। आपको वीडियो गेम शार्पन द माइंड के अगेंस्ट में लिखोगे वीडियो गेम्स डू नॉट शार्पन द माइंड बिकॉज। गॉट इट? तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। सीधे फॉर और अगेंस्ट लिखो, बहुत अच्छे से अंडरस्टूड है। दूसरी गलती स्टूडेंट्स ये करते, ये एक तरह से गलती नहीं है मगर ये बेवकूफी है, टाइम वेस्ट करना एग्जाम में जहां पर एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा लिखते हैं स्टूडेंट्स, फॉर को नहीं लिखते हैं, फॉर ना लिख के लिखते हैं आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ द स्टेटमेंट। सोचिए कितना लंबा लाइन लिख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ द स्टेटमेंट। क्या जरूरत है? ये भी गलती नहीं है, इसे मार्क्स कटेंगे नहीं, मगर ये बेवकूफी है, अननेसेसरी एग्जाम में अपना टाइम किल करने वाली बात है। ठीक है, चलिए अब फॉर एंड अगेंस्ट लिख के काम खत्म हो सकता है, तो क्यों हम इतना लंबा लंबा सेंटेंस लिखें। हाँ, जिसके पास बहुत टाइम है वो लिख सकते हैं, मगर मुझे नहीं लगता एग्जाम में किसी के पास इतना टाइम रहता है। चलिए अब हम कंटेंट की बात करते हैं। रही बात इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन आपका इस तरह से होना चाहिए कि वो पूरा का पूरा इस क्वेश्चन को ओपन करते हैं, ठीक है, या इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड बताए, या इस क्वेश्चन जो स्टेटमेंट दिया है उसका हिस्ट्री बताए। ओके, जैसे मैंने लिखा वीडियो गेम्स आर कंडेम्ड बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स एज दे थिंक द वीडियो गेम्स करप्ट द माइंड। However, many scientists and psychologists find the video games can actually have many benefits. तो मैंने क्या किया है, मैंने डिबेट्स को, मैंने बोला ना ओपन करना, क्या ओपन करना है, मैंने इंट्रो में डिबेट्स को ओपन कर दिया है। हमेशा ध्यान रखना कि आप इस तरह का लाइंस इंट्रोडक्शन में नहीं लिखोगे जिससे आप वो लाइन ऐसा लगे कि वो फेवर में बोल रहा है या अगेंस्ट में बोल रहा है, ऐसा लाइन आपको नहीं लिखना है। ओके, आपको या तो बैकग्राउंड देना है। एक क्वेश्चन आया था 2015 में CAPF में, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। तो इसमें आप सिंपल सा लिख दो दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय माओ जेडोंग। ठीक है, बस खत्म, ये इंट्रोडक्शन हो गया। इतना मतलब इंट्रोडक्शन आपका 1 लाइन का 2 लाइन का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ओके, आपको असली मार्क्स फॉर एंड अगेंस्ट में मिलेंगे। इंट्रोडक्शन सिर्फ क्या करता है, डिबेट को ओपन करता है, और यहाँ पर डिबेट शुरू हो जाता है, आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है, यहाँ पे बस ओपन करने का काम करता है। ठीक है, अब जैसे ओपन करने का काम आप UN में देखिए मैंने कैसे किया इसको ओपन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम रिडंडेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ UNO आर टू मेंटेन ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, वेल बीइंग ऑफ पीपल एंड टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो मैंने क्या किया, बैकग्राउंड दिया है कि यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्लोबल पीस सिक्योरिटी को मेंटेन करना। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्टिव है, जब हम बोल रहे हैं ये रिडंडेंट हो गया है तो इसका मतलब ये अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या किया, यहां पर सिर्फ बैकग्राउंड दिया UNO का। ओके, आर्ग्यूमेंट को मैंने ओपन किया है कि जब इसका जो ऑब्जेक्टिव है, क्या वो ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा है। अगर फॉर में लिखूंगी तो नहीं पूरा कर रहा है, फॉर में मैं रिडंडेंट के बारे में लिख रही हूँ, और अगेंस्ट में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से डिबेट को आप ओपन कर सकते हैं, हिस्ट्री लिख सकते हैं, बैकग्राउंड दे सकते हैं।
तो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है वीडियो गेम शार्पन द माइंड बिकॉज एक्शन गेम्स, वीडियो गेम शार्पन द माइंड, यस इट शार्पन्स द माइंड। तो यहाँ पे वाइट शार्पन्स द माइंड लिखा है because action games like Call of Duty, PUBG imitate the actual battlefield situation. Playing such games increases people's ability to make quick decisions under pressure. Fine. Playing simple puzzle solving games increases the reasoning ability and organizing ability of persons. Gamers are likely to inculcate skills of problem solving, eye-hand coordination, and pattern recognizing under stress time. Playing violent games reduces hostile feelings in players through mood management and help them cope better with the stress. An hour of gameplay helps person to go back and to work with newly focused and clutter-free brain. तो इसमें मैंने 3 पॉइंट्स दिया है। आप लोग एक ये धारणा बनी हुई है कि जितना ज्यादा पॉइंट्स देंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग ज्यादा पॉइंट्स दोगे, ऑब्वियसली देखिए आर्ग्यूमेंट में एक चीज बता दूं, लिखा नहीं रहता है कि आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, ये नहीं लिखा रहता है, ठीक है। वर्ड लिमिट नहीं लिखा रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कितना भी वर्ड लिख लो, ओके। और वर्ड लिमिट नहीं लिखा है तो चलो लिखते ही रहो, ऐसा नहीं होता है ना। लिखते ही रहोगे तो सिर्फ आर्ग्यूमेंट ही लिखते रहोगे, बाकी क्वेश्चन स्किप हो जाएगा, मिलेंगे तो 3 ही घंटे ना। तो आर्ग्यूमेंट का जो स्कोर जो मार्क्स वेटेज है वो 20 है और एसए का भी मार्क्स वेटेज 20 है। दोनों का मार्क्स वेटेज सेम है, तो दोनों का वर्ड लिमिट भी सेम होना चाहिए। ये लॉजिक मैंने अप्लाई किया है आर्गुमेंट में, तो इसीलिए आर्गुमेंट 300 वर्ड्स में लिखोगे तो बेटर रहेगा। अब 300 वर्ड्स में आपको आर्गुमेंट लिखना है, अगर आपने पॉइंट्स को इंक्रीज कर दिया तो इससे 2 चीजें होगी। पहली, हर एक पॉइंट आपका टच एंड गो वाला होगा, क्योंकि आप पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। आप आपका फोकस नंबर ऑफ पॉइंट्स को बढ़ाने का होगा, तो आप पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं करोगे। अगर आप पॉइंट्स को हर एक, अगर सपोज आपने 5-6 पॉइंट्स लिख दिया और हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया तो वर्ड लिमिट एक्सीड कर जाओगे, ठीक है। और दूसरी चीज बहुत मतलब एग्जामिनर को भी लगेगा कि यू फोकस मोर ऑन क्वांटिटी रादर देन ऑन क्वालिटी, ये भी एग्जामिनर को लगेगा। तो इसलिए कम पॉइंट्स दो, मिनिमम 2 दो, मैक्सिमम 3 दो, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो विद एविडेंस, विद डेटा, ओके। तो इसमें मैंने 3 पॉइंट्स दिया है और पहला पॉइंट मैंने ये लिखा है कि बैटलफील्ड सिचुएशन को ये लोग इमिटेट कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट दिया है कि रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी अच्छी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सही होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। और तीसरा पॉइंट जो मैंने दिया है वो स्ट्रेस को कोप अप करने वाला दिया है, राइट। अब हम अगेंस्ट में आते हैं कि वीडियो गेम्स डजंट शार्पन द माइंड। तो वीडियो गेम्स प्रमोट सोशल आइसोलेशन, एंटी सोशल बिहेवियर। ऑब्वियसली जो भी गेम खेल रहे हैं तो वो वर्चुअल वर्ल्ड में है, तो उनका जो रियल वर्ल्ड है उसमें आइसोलेशन हो रहा है। Gamers spend less time doing other activities such as reading, sports, homework, and interaction with family and friends. It also discourages students to focus on their studies. तो एक तो एंटी सोशल बिहेवियर होता है, आइसोलेशन होता है, स्पोर्ट्स, होमवर्क, इंटरेक्शन विद फैमिली फ्रेंड्स कुछ नहीं होता है, नहीं वो स्टडीज पे फोकस कर पाते हैं और सोशली आइसोलेटेड रहते हैं और आउटडोर गेम्स नहीं खेलते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है उसमें लॉट्स ऑफ शूटिंग, स्टैबिंग, बॉक्सिंग, ये सब एक्शंस होते हैं जिससे एग्रेसिवनेस आता है, टॉलरेंस लेवल खत्म हो जाता है, 0 लेवल हो जाता है टॉलरेंस का। तो मैंने थर्ड में एक एविडेंस दिया है, WHO in 2018 declared gaming addiction is a mental health disorder. It is said that MRI scan reveals that addictive video games can have a similar effect on kids' brain as drugs and alcohol. Thus, like drugs and alcohol, video games make the mind travel dull. Right? तो एक चीज है कि मैम अगर एविडेंस और डेटा नहीं रहे तो फिर भी लिखो तो सही ना, नहीं लिखने से तो अच्छा कुछ तो लिखो, मगर जो भी लिखो वो क्वेश्चन से रेलिवेंट होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज है कि अब ये भी कैंडिडेट्स बोलते हैं कि मैम हम जो फॉर में लिखे हैं उसी को काउंटर करे क्या अगेंस्ट में, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप अलग से भी लिख सकते हो, मगर वो अगेंस्ट वाला पॉइंट होना चाहिए, जरूरी नहीं है आप फर्स्ट पॉइंट को अगेंस्ट के फर्स्ट पॉइंट से काउंटर करो, ओके। अब है नेक्स्ट कंक्लूजन। यस, कंक्लूजन जो होना चाहिए ना उसमें आप अगर कोई कंट्रोवर्शियल इश्यू है तब तो आप मिडिल पाथ लो,
अगर वैसे मिडिल पाथ लेना ही सही रहता है, मगर कहीं कहीं आपको एकदम फर्म स्टैंड भी लेना पड़ता है एज एन ऑफिसर। कहीं कहीं आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एकदम फर्म ओपिनियन रखो किसी किसी मैटर में, तो वो आपको खुद जज करना पड़ेगा कहाँ पे फर्म स्टैंड लेना है, कहाँ पे मिडिल पाथ लेना है। कंक्लूजन, ऑल्दो स्ट्रैटेजिक गेम्स शार्पन द माइंड बट इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट्स कांट बी नेग्लेक्टेड। ये है मिडिल पाथ। ठीक है, हम टोटली अगेंस्ट में भी नहीं है, टोटली फेवर में भी नहीं है। इंस्टेड ऑफ वीडियो गेम्स आउटडोर गेम्स आर मोर बेनिफिशियल। मैंने लिखा मोर बेनिफिशियल, यानी अगर वीडियो गेम्स बेनिफिशियल है तो आउटडोर गेम्स मोर बेनिफिशियल for the growth and development of children. They not only sharpen the mind but also keep the overall body healthy. Total 335 words का है। Next argument है United Nation Organization has become redundant. Redundant का मतलब होता है useless. तो इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया है कि उसका ऑब्जेक्टिव ये है। तो क्या ये ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है? अगर फुलफिल कर रहा है तो ये रिडंडेंट नहीं है, जो मैं आगे उसमें पॉइंट लिखूंगी। अगर ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर रहा है तो ये रिडंडेंट है, ये फॉर में पॉइंट लिखूंगी। UNO has become redundant because it is not successful in preventing military confrontation between countries. तो बहुत सारे मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हुए हैं जिसमें यूएन उसको अवॉइड नहीं कर पाया। फिर है UN is meant to avoid war-like situation in the world. However, UN का काम क्या है? war-like situation को अवॉइड करना, मगर उसका जो P5 मेंबर्स है, परमानेंट मेंबर्स है, वो खुद ही वॉर वेज कर रहे हैं, जैसे यूएसए अफगानिस्तान में, वियतनाम में। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल में खुद ही वॉर वेज कर रहे हैं, वो ही परमानेंट मेंबर है, तो वो कैसे अवॉइड करेंगे वॉर को? तो ये तो डबल फेसेड वाली बात हो गई, डुप्लिसिटी वाली बात हो गई। Third, ongoing refugee crisis of Rohingya and humanitarian crisis in Myanmar and China depicts inability of UNHRC to deliver on its promise. ये ऑब्जेक्टिव नहीं फुलफिल हो रहा है। ऑब्जेक्टिव था कि वॉर नहीं होना है, मगर वॉर हुआ। वैसे ऑब्जेक्टिव था ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को कंटेन करना है, मगर हो रहा है। ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन सच एज WHO has failed in its objective control the spread of new disease COVID-19. ओके, अब अगेंस्ट में यहाँ पर बोलेंगे कि भाई रिडंडेंट नहीं है। UNO through WHO has been successful in eradicating deadly diseases such as smallpox, measles, rubella from many countries. It remains instrumental in providing medical assistance, vaccine, essential drugs to the least developed country. तो यहाँ पर UN का हमने यहाँ पर सक्सेस स्टोरीज का जिक्र कर रहे हैं कि ये सब डिजीज को इसने इरेडिकेट किया है, खत्म किया है। Second, UN specialized organs are very instrumental in the growth and development of countries. For example, UNDP played a major role in encouraging countries to eradicate poverty. तो यहाँ पर poverty को eradicate करना, inequalities को, quality of life को बढ़ाना, it's still relevant today as its organ ये are making a world a better place. UNO is needed more than ever before. अब उसकी जरूरत ज्यादा है। Emerging evolving nature of threats require a coordinated approach of all nations, and a single nation cannot confront such issues. For example, issues like terrorism, climate change, सारा haunt कर रहा है अभी हमें। Cyber crime operate across the border of the nation. Thus, it is imperative to have body like UNO for tackling trans-boundary issues. अब हम कंक्लूड कर रहे हैं, डिस्पाइट दिस ड्रॉबैक, यहाँ पर भी मैं मिडिल पाथ ले रही हूँ। यूएनओ को टोटली रिडंडेंट नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है, टोटली यूजफुल भी नहीं बोल सकते, तो मिडिल पाथ लिया है। Despite this drawback, UNO is needed to synergize the action of countries. However, there is a dire need to reform UN and make it more representative and democratic. Representative and democratic क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया को मेंबर होना चाहिए था। उसका अगर हम पॉपुलेशन देखें या हम उसका ज्योग्राफिकल वास्टनेस देखें तो इंडिया को मेंबर होना चाहिए था, मगर इंडिया मेंबर नहीं है। तो उसको और रिप्रेजेंटेटिव और डेमोक्रेटिक बनाने के लिए उसको उसमें परमानेंट मेंबरशिप को और बढ़ाना चाहिए। फाइन, अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो एस्से वाला होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।